मैं ये जानना चाहूँगा हमारे ऑडियंस के लिए भी, अगर कोई ऑयल एंड गैस फील्ड में इंस्पेक्शन फील्ड में शुरुआत करना चाहता है एज अ एनडीटी टेक्नीशियन और लेवल 2 या फिर 3, तो क्या तरीका है और स्टार्ट कैसे कर सकता है? क्योंकि स्टार्ट कैसे करे ये समझ नहीं आता है। फ्रेशर्स हैं या फिर जो थोड़े बहुत एक्सपीरियंस है या फिर जो अपना करियर स्विच आउट करना चाहते हैं, वो किस तरीके से कर सकते हैं? तो अगर 12th क्लास किया है वो इस फील्ड में आ सकता है क्या? मेरा पर्सनल क्वेश्चन है। भी अच्छा सैलरी मैं इसके लिए आपके व्यूअर्स को बता रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि उनको भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। आप भी गल्फ में काम कर चुके हैं, इसके अलावा इंडिया में भी आपने बहुत सारा काम किया है, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच? ये सबसे पहले तो सैलरी, दैट इज द मेन पॉइंट। जो आपने काम किया था तो उसमें आपने शटडाउन में काम किया है कि लॉन्ग टर्म में भी काम किया है या दोनों में काम किया है? कि ड्यूरिंग टर्न अराउंड या फिर शटडाउन के दौरान इंस्पेक्शन का काफी क्रिटिकल रोल हो जाता है। जो नए लड़के हैं, फ्रेशर्स हैं, वो अगर गल्फ में ट्राई करते हैं तो कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों के साथ गलत हो जाता है। गलत इन द सेंस कि वो गलत एजेंसी के चक्कर में पड़ जाते हैं, कहीं पे उनका पैसा फंस जाता है, एक तरीके से हम मान लेते हैं उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। yes. वो क्या ऐसे सावधानियां बरते ड्यूरिंग इंटरव्यूज या फिर चूज करते टाइम की कौन सी कंसल्टेंसी के थ्रू जाना चाहिए, क्या ध्यान में रखना चाहिए, कैसे हम बच सकते हैं इन सारे फ्रॉड से? पहले इंटरव्यू, बाद में गम का और लास्ट में वीजा मिलता है। वो जो पैसा है वो पैसा लगता है क्या एग्जैक्टली? मतलब पैसा देना पड़ता है स्टार्टिंग में? मतलब 20,000 से ऊपर हम जितना जा रहे हैं, एक राउंड फिगर हम मान रहे हैं, वो सारे एजेंट के होते हैं। सबसे पहले इंटरव्यू होता है, देन वीजा प्रोसेस होता है, उसके बाद सारी चीजें होती है। तो आप तो लाइव करके भी दिखाते हो सर, सारे इक्विपमेंट्स हैं आपके पास, सारे एक्सेसरीज हैं। मैंने देखा है, बहुत सारे वीडियोस आपके देखे हैं, तो आपने तो पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाया हुआ है। लेकिन पढ़ लेने से जॉब थोड़ा सा मिलना मुश्किल होता है, एक मेंटोर चाहिए होता है गाइड करने के लिए। तो अभी जो भी ऑडियंस हमारी ये वीडियोस देख रही है, अगर वो आपको एज अ मेंटोरशिप आपसे कनेक्ट होना चाहे और वो चाहे कि मैं पर्सनली आपसे ट्रेनिंग लूं या फिर आपसे थोड़ा सा गाइडेंस लेकर के मैं डायरेक्टली फील्ड में जाना चाहूँ, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर आप कनेक्ट होना चाहते हो, पर्सनली कुछ सवाल सर से पूछना चाहते हो, तो आप लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल बना लो एक बार और फिर कनेक्शन भेजो, और जो भी कन्वर्सेशन है, आपको जो डाउट है किसी भी चीज के बारे में, इंस्पेक्शन फील्ड के बारे में, तो सर पर्सनली आपको मैसेज करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू एपिसोड। स्वागत है आप सभी साथियों का फिर से एक बार सोनू सिंह रिफाइनरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कोई टेक्निकल टॉपिक के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे साथ एक खास मेहमान उपस्थित है जिनका नाम है अमित गबानी, और इनको ऑलमोस्ट मोर देन 12 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इस ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में, खास करके एनडीटी और इंस्पेक्शन फील्ड में। तो आज हम इनसे थोड़ा सा खास बातचीत करेंगे और जानेंगे एनडीटी इंस्पेक्शन फील्ड के बारे में, थोड़ा डीप डाइव इन करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि एक जो नए लोग अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं इस फील्ड में, उनको कैसे एक सही डायरेक्शन मिल सकता है। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका हमारे सोनू सिंह रिफाइनरी यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमें इनवाइट किया और मौका दिया आपके व्यूअर से भी इंटरेक्ट करने का। सो पूरा सेशन रहेगा, उसमें भी ट्राई करेंगे कि आप जो भी मतलब पूछेंगे या जो भी आपके सजेशन होंगे, ये भी हम इम्प्लीमेंट करने की ट्राई करेंगे, और साथ में जो भी आपके व्यूअर्स के भी क्वेश्चन होंगे एनडीटी इंस्पेक्शन रिलेटेड, जो भी उसको भी सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। सर, सबसे पहले आप थोड़ा सा अपने बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे ऑडियंस को कि कैसे आपने स्टार्ट किया और इंस्पेक्शन फील्ड में कैसे आपने शुरुआत करी। जी, मैंने मेरा इंजीनियरिंग बीए मैकेनिकल 2012 में पास आउट किया था, और गुजरात से, मैं एक्चुअली गुजरात सूरत से बिलोंग करता हूँ, और मेरा पढ़ाई यहाँ से गवर्नमेंट कॉलेज भावनगर में, गुजरात का ही एक एरिया है, मतलब सिटी है, उधर से मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया था 2012 में। और उसके बाद मैंने मतलब 2 या 3 महीने में ही एनडीटी का एक कोर्सेज होता है, आपको आइडिया है तो, एनडीटी लेवल 2 कंप्लीट किया, और उसके बाद मैंने एनडीटी फील्ड में ही वर्क करना स्टार्ट किया। तो अभी टोटल मिलाकर मुझे 12 इयर्स का एक्सपीरियंस है आफ्टर 2012, और यू कैन से 12.5 ईयर। और उसके बाद इसमें मैंने मेरी जर्नी में बहुत सारी कंपनियों में काम किया है, इंडिया में भी काम किया है, जो मेजर रिफाइनरीज है जैसे रिलायंस है, IOCL है, इन सब में काम किया है। और बाद में मैंने अभी रिसेंटली में
गल्फ में भी काम करके आया हूँ, मतलब सऊदी है, ओमान है, वो सब कंट्री में भी, गल्फ में भी मैंने काम किया है। और अभी मेरा प्रोफाइल एज एनडीटी लेवल 3 का है। मैंने एएसएनटी लेवल 3 मेरा कंप्लीट किया था 2019 में। उसके बाद अभी मैं एज अ फ्रीलांसर और एज ए कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ। हमारा खुद का एक कंपनी है, पविया इंडस्ट्रियल टेस्टिंग सर्विसेज करके, सूरत में एस्टेब्लिश है। तो हम एनडीटी का सब सर्विसेज देते हैं। और ट्रेनिंग के लिए, स्पेशली एनडीटी में ट्रेनिंग के लिए हमारा एक दूसरा फर्म है एनडीटी एंड क्वालिटी करके। तो उसमें हम एनडीटी लेवल 2, एएसएनटी लेवल 3 वगैरह का ट्रेनिंग देते हैं। एक तरीके से कहा जाए तो ऑयल एंड गैस फील्ड का आपको बहुत ही अच्छा खासा एक्सपीरियंस और नॉलेज है। और एनडीटी लेवल 3 सर्टिफिकेशन तो ऑयल एंड गैस फील्ड में काफ़ी रेयर लोगों के पास होती है। तो मैं ये जानना चाहूँगा हमारे ऑडियंस के लिए भी, ताकि उनको भी हेल्प हो, कि अगर कोई ऑयल एंड गैस फील्ड में इंस्पेक्शन फील्ड में शुरुआत करना चाहता है एज अ एनडीटी टेक्नीशियन और एनडीटी लेवल 2 या फिर 3, तो क्या तरीका है और स्टार्ट कैसे कर सकता है? क्योंकि स्टार्टिंग वाला पॉइंट ही काफी क्रूशियल होता है कि हम स्टार्ट कैसे करें, ये समझ नहीं आता है। तो इस पे आप एक ब्रीफ ओवरव्यू दें कि जो फ्रेशर्स हैं या फिर जो थोड़े बहुत एक्सपीरियंस है या फिर जो अपना करियर स्विच आउट करना चाहते हैं, वो किस तरीके से कर सकते हैं? जी, मेरा ही एग्जांपल से आपको बताता हूँ। मैंने स्टार्टिंग किया था वो एज अ एनडीटी लेवल 2 करके स्टार्ट किया था 2012 में। तो जो भी एनडीटी या इंस्पेक्शन के फील्ड में कैरियर बनाना चाहता है, उसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, एनडीटी लेवल 2 से स्टार्ट करिए। ठीक है, तो जनरली क्या है कि बैकग्राउंड आपका है, डिप्लोमा है या डिग्री आपने किया है टेक्निकल फील्ड में, या इवन आईटीआई किया है, तो भी आप एनडीटी लेवल 2 कर सकते हैं। बट आपको थोड़ा एक्सपीरियंस भी गेन करना होगा फील्ड में, और एनडीटी लेवल 2 सर्टिफिकेशन ले लीजिए। और स्टार्टिंग मतलब कहीं से स्टार्ट कर दीजिए, एटलीस्ट आप स्टार्ट करते हैं। अगर आप इंस्पेक्शन में जाना चाहते हैं, मैंने एनडीटी लेवल 2 से स्टार्ट किया। वैसे ही क्यूए क्यूसी भी ऑप्शन है, तो कई सारे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, छोटे कॉन्ट्रैक्टर है, वो आपको क्यूए क्यूसी के फील्ड में अपॉर्चुनिटीज देते हैं। मतलब एज अ फील्ड में आपको क्यूसी इंजीनियर के तौर पर जॉब करना होगा स्टार्ट। तो इस तरह से स्टार्टिंग कर सकते हैं। और दूसरा ये कि आप पहले सैलरी का मत सोचिए सबसे पहले। मतलब ऐसे है कि 20, 25, 30, 35, 40,000 तक लोग सोचते हैं कि मुझे मिनिमम 40-50,000 सैलरी मिलना चाहिए। तो वैसे नहीं होता है। अभी मार्केट में बहुत कंपटीशन है, आपको भी पता है, बहुत सारे इंजीनियर्स ये आ रहे हैं हर साल। तो स्टार्टिंग करिए, एटलीस्ट आप स्टार्ट करते हैं कहीं से। तो मेरा सजेशन यही है कि आप एनडीटी लेवल 2 से स्टार्ट करिए। अगर आपको एनडीटी के फील्ड में एंट्री चाहिए, एंट्री लेवल है ये, और कोई अच्छा इंस्टीट्यूट ढूंढिए जो आप जहां से भी है, इंडिया में कोई भी स्टेट से है, कोई भी सिटी से है, तो उधर अच्छा एक इंस्टीट्यूट ढूंढिए। रिसेंटली हमने एक वीडियो भी इसका बनाया था चैनल पे। हमने डिस्क्राइब किया था कि कैसे इंस्टीट्यूट आपको सिलेक्शन करना है। मतलब कि अच्छा इंस्टीट्यूट है, उधर अच्छे प्रैक्टिकल्स वगैरह का फैसिलिटी आपको मिलता है, ट्रेनिंग स्टाफ अच्छा होता है, लेवल 3 ट्रेनिंग देते हैं। तो वैसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आप ढूंढते हैं, तो उसके बाद आपको अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। और कई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपको प्लेसमेंट भी प्रोवाइड करते हैं, तो उधर से ही आपको अच्छा प्लेसमेंट भी मिल जाएगा। तो लेवल 2 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। बाद में धीरे धीरे आप आगे बढ़िए और 4-5 साल बाद लेवल 3 का भी प्लान कर सकते हैं। अच्छा सर, ये बताइए, जैसे कि मान लीजिए कि बहुत सारे लोग होते हैं जो पढ़ाई नहीं कर पाते ड्यू टू वेरियस रीजंस। तो अगर कोई 12th क्लास किया है तो वो इस फील्ड में आ सकता है क्या? मेरा पर्सनल क्वेश्चन है। यस, ऑफ कोर्स। आप देखिए, एनडीटी में ये करने के लिए, एनडीटी लेवल 2 करने के लिए कोई भी डिग्री या डिप्लोमा या कोई भी क्वालिफिकेशन का जरूरत नहीं है, मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन, बट एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, मतलब कि लेवल 2 अगर आप पास भी कर लेते हैं, सपोज एग्जाम भी पास कर लेते हैं, इवन ट्रेनिंग भी ले लेते हैं, बट आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाद में ही लेवल 2 सर्टिफिकेट इश्यू होता है। इसमें एक क्वालिफिकेशन वर्ड आता है एनडीटी के फील्ड में। क्वालिफिकेशन मीन्स योर एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग एंड एग्जामिनेशन। ये 3 चीज आपको पास करना होगा। तो मान लीजिए कि आपका अच्छा बैकग्राउंड है, तो आप ट्रेनिंग और एग्जामिनेशन, ट्रेनिंग ले लेते हैं, एग्जामिनेशन पास कर लेते हैं, बट आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसमें कहीं भी एजुकेशन का
रिक्वायरमेंट नहीं है, बट या कई बार कोई टेक्निकल, ज्यादा टेक्निकल मेथड होती है जैसे अल्ट्रासोनिक है या रेडियोग्राफी है, उसमें स्पेशली प्रोसीजर्स में लिखा हुआ होता है कि आपको मिनिमम डिप्लोमा या डिग्री चाहिए, तो उस केस में आपका बेसिक क्वालिफिकेशन होना चाहिए। बट जो कन्वेंशनल एनडीटी मेथड है जैसे एलपीटी और एमपीटी, उसमें ज्यादा क्वालिफिकेशन, ज्यादा एजुकेशन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो हम ये कह लें कि अगर कोई बंदा 12th पास है और वो ज्यादा आगे पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाता है लेकिन 12th अच्छे से की है, तो वो एनडीटी फील्ड में अपना करियर स्टार्ट कर सकता है। यस ऑफ कोर्स, इवन 10th पास भी कर सकता है। ओह माय 10th गॉड। पास, इवन आईटीआई, तो ये 12th पास यानी। और अगर दूसरा फील्ड है जैसे साइंस बैकग्राउंड नहीं है, कॉमर्स है या बीए उसने किया, आर्ट्स बैकग्राउंड है, तो ओके। वो भी कर सकता है। मैंने बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त है और इवन ऐसे हमारे कलीग भी है जो अभी ये कॉमर्स या आर्ट्स फील्ड में बीए किया है या बीकॉम किया है, वो भी अभी यहाँ पे सूरत में हजीरा में जॉब करते हैं और सुपरवाइजर या इंजीनियर लेवल का जॉब भी उसको मिला है। तो वो एनडीटी के फील्ड में ऐसा कोई एजुकेशन का खास रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये तो बहुत अच्छी जानकारी आपने शेयर करी, मुझे भी इवन नहीं पता थी कि अगर हम 10th भी किए हैं तो एनडीटी फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। तो गाइज आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर आप ऑयल एंड गैस फील्ड में, खास करके इंस्पेक्शन फील्ड में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, और अगर आप 10th भी पास हैं तो एज अ टेक्नीशियन लेवल से आई बिलीव स्टार्ट कर सकते हैं, है ना सर? यस यस, टेक्नीशियन लेवल से, लेवल 2 से आप स्टार्ट कर सकते हैं, बट यस ऑफ कोर्स आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको सर्टिफिकेशन इश्यू होगा, ये ध्यान में रखिएगा खास। ओके। अच्छा सर, एक चीज मैंने ये देखा है इस फील्ड में कि जो लोग इस ऑयल एंड गैस फील्ड में आते हैं तो कुछ टाइम काम करने के बाद उनका एक ड्रीम जॉब होता है कि वो गल्फ में चले जाए। ऑब्वियसली गल्फ में पैसा अच्छा मिलता है। तो अगर कोई गल्फ में जाना चाहता है तो उसके लिए क्या कुछ क्वालिफिकेशन मैटर करता है क्या? क्योंकि इंडिया में तो हम समझ गए कि इंडिया में काम करने के लिए अगर आप 10th-12th किए हैं और आपने थोड़ा बहुत नॉलेज है, आपने सीखा है, कहीं से ट्रेनिंग ली है, तो आप काम कर सकते हैं। लेकिन अगर गल्फ जाना हो तो उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन मैटर करता है क्या? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। आपने जो बोला ना, मुझे जितने भी अभी कॉल आते हैं या मैसेजेस आते हैं उसमें 80% लोग ऐसे होते हैं जिसको जॉब चाहिए और गल्फ में जॉब चाहिए स्पेशली। गल्फ में क्या है कि सर पैसा ज्यादा है ना। लोग पैसे के पीछे भागते हैं, तो लोगों को थोड़ा क्यूरियोसिटी ज्यादा होती है कि अगर हम गल्फ जाना चाहें तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? यस यस यस, वेरी गुड। सो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो एक्चुअली क्या है, एनडीटी के फील्ड में आप जाना चाहते हैं ना, तो ये एक लेवल 2 तो मैंने आपको बताया, ठीक है। बट अभी आप गल्फ में जाना चाहते हो तो वहां पे स्पेशली एक अलग सर्टिफिकेशन है जिसको हम पीसीएन सर्टिफिकेशन ऐसा बोलते हैं। पीसीएन मतलब पर्सनल सर्टिफिकेशन इन नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऐसा बोलते हैं, और बीआईएनडीटी उसका बॉडी है। बीआईएनडीटी मतलब ब्रिटिश इंस्टीट्यूट ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। तो उनका सर्टिफिकेशन का बहुत वैल्यू है अभी गल्फ में। तो बट यस, एक चीज और भी ध्यान में रखिए, ये सर्टिफिकेशन लेना बहुत मुश्किल है। उसका एग्जाम देना पड़ता है आपको, और एग्जाम पास करके, ट्रेनिंग एग्जाम पास करके ही आपको ये सर्टिफिकेशन इश्यू होता है। और चार्जेस भी ज्यादा है। मतलब कन्वेंशनल एनडीटी मेथड जो है, आरटी, यूटी, एमपीटी और पीटी, ये 4 अगर आपको करना है तो ऑलमोस्ट 2.5 लाख, मतलब 2 से 2.5 लाख आसपास उसका खर्चा आता है। पहली बात ये। ओके। और दूसरी बात, इसमें इंडिया में टोटल 6 इंस्टीट्यूट है, वहां से ही आप ये पीसीएन सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। और मोस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट है वो साउथ इंडिया में है। और मैं आपको पर्टिकुलरली बताऊं तो 4 इंस्टीट्यूट साउथ इंडिया में है। एक ये आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में, और एक मुंबई में है। ओके। तो जो भी नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट है उनके लिए जो भी बेटर ऑप्शन है, आपके नजदीक पड़ता है उधर जाके आप कर सकते हैं। साउथ इंडिया में तो उनको एकदम नजदीक ही पड़ता है। 2 तमिलनाडु में, 2 केरला में है, और बाकी एक विशाखापट्टनम में और एक मुंबई में है। तो नॉर्थ इंडिया के लिए तो अपना मुंबई ही बेटर ऑप्शन मेरे को लगता है। यस। तो ये सर्टिफिकेशन है ना, इसका ग्लोबल डिमांड है, ऐसे नहीं मिडल ईस्ट में ही। मोस्ट ऑफली क्या है कि आप एज एनडीटी टेक्नीशियन काम करते हैं तो लोग मिडल ईस्ट में जाना चाहते हैं, क्योंकि उधर वीजा वगैरह का ज्यादा इश्यू नहीं है। और
आसानी से जॉब मिल जाता है। मतलब यहाँ पे आप कमाते हैं उससे ऑलमोस्ट डबल या 3 गुना सैलरी उधर मिल जाता है। तो ये तो ये कोर्स जो है, ये कोर्स करने के लिए भी कुछ मिनिमम क्राइटेरिया होता है क्या? बेसिक यस यस, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें। एक्सपीरियंस मेन रिक्वायरमेंट है इसमें। तो BINDT ने अलग से क्राइटेरिया बहुत सारा दिया है कि आपको जैसे आपके पास डिग्री है तो इतने मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिप्लोमा है तो इतने मंथ का एक्सपीरियंस, अगर कुछ भी आपके पास बेसिक क्वालिफिकेशन नहीं है तो इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे मैंने पहले ही बताया कि NDT में कुछ भी बेसिक क्वालिफिकेशन, बेसिक एजुकेशन नहीं है तो भी आप NDT कर सकते हैं। तो इसमें भी ऐसा है, PCN में भी, कि अगर आपके पास बेसिक एजुकेशन नहीं है तो भी आप कर सकते हैं, बट एक्सपीरियंस ज्यादा शो करना पड़ेगा। का ट्रेनिंग लेके एग्जामिनेशन पास करके आप उधर जा सकते हैं। PCN एग्जामिनेशन आपने पास किया है जैसे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में, तो UT में PCN अगर आपने किया है तो ऑलमोस्ट 70 to 80,000 सैलरी आराम से मिल जाता है गल्फ कंट्री में। तो आपका 4-5 साल का एक्सपीरियंस है NDT में टोटल, तो ये बहुत इजी है, इतना सैलरी आराम से मिल जाता है। तो गल्फ में जाने के लिए ये PCN सर्टिफिकेशन, और PCN सर्टिफिकेशन है वो टेक्नीशियन लेवल का है, ये ध्यान में रखिए। ऑप्शन है ASNT लेवल 3 जो मैंने किया है। उसमें सैलरी स्ट्रक्चर और अच्छा है। ठीक है, तो पूरा जिंदगी एज ए टेक्नीशियन काम नहीं करना है। बेसिक क्वालिफिकेशन आपका इंजीनियरिंग है, मतलब आपने डिग्री इंजीनियरिंग किया है या ME MTech किया है, उस केस में आप सुपरवाइजर लेवल से हटके, टेक्नीशियन लेवल से हटके इंजीनियर लेवल पे या मैनेजर लेवल पे काम करना चाहते हैं तो ASNT NDT लेवल 3 बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, जो मेरे पास सर्टिफिकेशन है वो, उसमें भी काफी अच्छा सैलरी में, इसके लिए आपके व्यूअर्स को बता रहा हूँ क्योंकि क्या है कि उनको भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। तो उनको क्या लगेगा कि नहीं ये तो कोर्स का बता रहा है कि ये 2.5 लाख रुपया है इसका फीस, ठीक है, बट तो ये कोर्स क्यों करे? ठीक है ना, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसका रिटर्न भी देखिए। जैसे आप ASNT लेवल 3 करते हैं तो 4 मेथड में करते हैं सपोज, तो उसमें 5 एग्जाम देना पड़ता है, एक बेसिक एग्जाम और मेथड का एग्जाम। तो उसमें उसमें भी ऑलमोस्ट 2.5 लाख रुपया आसपास चार्जेस है, मतलब 2,40,000 आसपास पड़ता है अभी। ये सब रेट्स जो है ना ये डॉलर में है, ध्यान में रखिएगा। तो मैं इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके आपको बता रहा हूँ। तो जैसे मान लीजिए कि 2.5 लाख रुपया आपने खर्चा किया तो बाद में वो 1 महीने में कवर हो जाएगा। ठीक है, 1 महीने से भी कम टाइम में ये कवर हो जाएगा, उतना सैलरी है। उधर 3 लाख 4 लाख रुपये से सैलरी स्टार्ट होता है ASNT लेवल 3 का। तो ये बहुत ही प्रीशियस सर्टिफिकेशन है। ठीक है, इसके बारे में भी अगर आप NDT के फील्ड में जाना चाहते हैं, NDT इंस्पेक्शन के फील्ड में, तो इसके बारे में भी सोच सकते हैं। यस, अभी कुछ दिन पहले ही मेरा कोई जानने वाला था, तो वो इस NDT लेवल 3 के बारे में मेरे से बात कर रहा था, तो मैं उतना ओवरव्यू नहीं दे पाया क्योंकि मेरा थोड़ा सा फील्ड अलग है। तो अभी अच्छा है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको NDT लेवल 3 के बारे में जानना है तो सर को DM जरूर करना। आप इनके चैनल का लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप वहां से इनको कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर लिंक्डइन पे भी। सर मैं पर्सनली आपको बताना चाहता हूँ, लिंक्डइन में एक दिन स्क्रॉल कर रहा था तो फीड में आपका वो आया, जो आप बहुत सारा चीज डालते रहते हैं ना, मटेरियल्स लाइक अलग अलग चीजों के। तो मैं पढ़ रहा था एक दिन, तो देखा फिर बड़ा इंप्रेसिव कंटेंट था, अच्छा कंटेंट था। तो फिर मैं आपके प्रोफाइल पे गया तो वहां से आपका विजिट माय वेबसाइट वाला लिंक मिला मेरे को, वहां से गया तो फिर देखा कि आपका यूट्यूब चैनल है। फिर मैं आपका चैनल एक्सप्लोर किया तो इट वाज वेरी नॉलेजफुल, मैं बहुत ही इम्प्रेस था आपके चैनल से। तब फिर जाके मैंने आपको कनेक्शन भेजा और फिर हमारी बातचीत शुरू हुई। तो यस, अगर आप भी सर के साथ जुड़ना चाहते हो और कुछ और भी ज्यादा डिस्कस करना चाहते हैं तो लिंक्डइन पे भी आप कनेक्ट कर सकते हो और पूछ सकते हो, ये सही रहेगा। यस यस, एक्चुअली क्या है, लिंक्डइन बहुत अच्छा सोर्स है अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में है। ठीक है, अगर जनरल क्या है कि हम फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम तो यूज करते ही है, ये तो सबको पता है, बट एज अ प्रोफेशनली आप ग्रो करना चाहते हैं तो लिंक्डइन बहुत ही अच्छा सोर्स है, क्योंकि जो
प्रोफेशनल कन्वर्सेशन होता है वो हमेशा लिंक्डइन पे होता है। बाकी जी। फेसबुक व्हाट्सएप ये चीज इसमें आपको पता है कैसे होता है। तो हाँ, 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 लिंक्डइन पे क्या है कि कोई अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस शेयर करता है। जैसे जी। मेरी मेरी बात करूं तो मुझे कुछ अच्छा आर्टिकल मिला या कुछ कहीं से मैंने कोड में रिफर कर रहा हूँ या हम्म, ऑन द जॉब भी मुझे कुछ नया जानने को मिला तो उसके पिक्चर्स में शेयर करता हूँ। जी। उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है, उसके पीछे का थियरी है, प्रैक्टिकल हमने क्या इसमें से सीखा है, ऐसे केस स्टडीज वगैरह मैं शेयर करता हूँ। और हम्म, इसके साथ फिगर्स वगैरह होते हैं, कुछ पीपीटीज होती है। तो हम्म, अभी पिछले कई टाइम से मतलब ऑलमोस्ट 1 डेढ़ साल से जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं लिंक्डइन पे शेयर करता रहता हूँ। तो हम्म, ऑफ कोर्स आप मेरा लिंक्डइन का प्रोफाइल अमित गाबानी करके सर्च करिएगा तो आपको मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा और मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम्म, और मैं भी आप, हम्म, यस, मैं भी आपके व्यूअर से ये सजेस्ट करता हूँ कि आप भी अपना एक पर्सनल प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाइए। ठीक है, जो भी व्यूअर्स है तो उससे क्या है कि आपका रिक्रूटर है ना उनको भी एक अच्छा मैसेज जाएगा। हम्म, मोस्ट ऑफ जो एचआर के बंदे होते हैं या जो रिक्रूटर होते हैं वो सभी लोग लिंक्डइन पे एक्टिव होते हैं। जी। सबका प्रोफाइल आपको मिलेगा। तो जॉब ढूंढने के लिए भी लिंक्डइन बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, हम्म, प्रोफेशनल लोगों के लिए सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है। तो आप जी। अपना प्रोफाइल आपका नहीं है तो एक बार प्रोफाइल बनाइए और सभी डिटेल ऐड करिए और बाद में मुझे कनेक्शन रिक्वेस्ट भी आप भेज सकते हैं। यस। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप कनेक्ट होना चाहते हो, पर्सनली कुछ सवाल सर से पूछना चाहते हो, तो आप लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल बना लो एक बार और फिर कनेक्शन भेजो, और जो भी कन्वर्सेशन है, आपको जो डाउट है किसी भी चीज के बारे में, इंस्पेक्शन फील्ड के बारे में, तो सर पर्सनली आपको मैसेज करेंगे। अच्छा सर, एक चीज और मुझे जानना था, थोड़ा क्यूरियोसिटी है कि जैसे आप भी गल्फ में काम कर चुके हैं, इसके अलावा इंडिया में भी आपने बहुत सारा काम किया है, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? क्या आपको चेंजेस लगता है? थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे ये सबसे पहले तो सैलरी, दैट इज द मेन पॉइंट। में? सही मतलब बात है। हमने पहले ही बताया कि जी। सैलरी तो है ही, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ से 3 4 गुना सैलरी अपने को उधर मिल जाता है एज एज एसेंटी लेवल 3। इवन आप एज ए टेक्नीशियन भी जाओगे 2 3 गुना सैलरी तो आपको मिल ही जाता है। हम्म, और दूसरा ये कि गल्फ में वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है। हम्म, कि इधर जैसे मान लीजिए 10 12 15 घंटे भी काम करते हैं लोगों हम्म, को मैंने देखा है। बट हम्म, उधर फिक्स जैसे एक काम करने के लिए उधर 2 लोग हैं, हम्म, ऐसा मान के चलिए। करेक्ट, इधर क्या है करेक्ट, कि जैसे 2 काम करना है ना उसके लिए 1 लोग है, मतलब सही उल्टा बात है। है। मतलब इसके लिए अपने को इधर क्या जो गधे जैसा है ऐसा काम करना पड़ता है कई बार। और मतलब फेस किया है मैंने। हम्म, और आप में से भी लोगों ने, आपके व्यूअर्स ने भी फेस किया ही होगा। सही तो बात है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है उधर। और आपके काम का कद्र होता है। मतलब आपने कुछ काम करके दिया है, आउटपुट दिया है तो लोग कद्र करते हैं उधर। ठीक है। सही बात। बट ऐसा भी नहीं है, इंडिया में भी कई सारी अच्छी कंपनी है जिसमें आप अगर काम करते हैं आपको अच्छा सैलरी भी मिलता है। बट ठीक है, उधर सैलरी है रियल में मिलता है। ठीक है, तो उधर रेट ज्यादा है तो अच्छा आप सर, उधर जो आपने काम किया था, तो उसमें आपने शटडाउन में काम किया है कि लॉन्ग टर्म में भी काम किया है, या दोनों में काम किया है? दोनों में मैं ओमान में था, उधर मैंने शटडाउन में काम किया है। और ओके। लॉन्ग टर्म में भी था, वो मैं एक रिफाइनरी में था ओके। सऊदी अरेबिया में। तो उधर एक्चुअली क्या है कि लॉन्ग टर्म मैं कंपनी की साइड से लेवल 3 था। हम्म, वो ओके। वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट था। और उधर रिफाइनरी है तो उसमें भी शटडाउन तो आते ही रहेंगे। ठीक है, तो हम्म, टोटल उसमें 8 प्लांट थे। तो हम्म, उसमें भी टाइम टू टाइम शटडाउन टर्न अराउंड वगैरह आते रहते हैं। तो उसमें भी मैंने काम किया है। तो दोनों प्रोजेक्ट में जो रिफाइनरी के प्रोजेक्ट फेज है उसमें भी मैंने काम किया है, वो इंडिया में किया है एक्चुअली। ओके। और मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में भी मेरा एक्सपीरियंस है, जो बॉयलर हैवी प्रेशर वेसल्स वगैरह बनते हैं। हम्म, जो मेरा कैरियर के स्टार्टिंग पॉइंट में मैंने उसमें काम किया था। बाकी पाइपलाइन फैब्रिकेशन में भी मेरा एक्सपीरियंस है। तो ऑलमोस्ट एनडीटी ऐसा चीज है जो पूरा कवर कर लेता है। यस, इन सर्विस में और फैब्रिकेशन में सब में यूज होता है। तो सब में मेरा एक्सपीरियंस है। अच्छा सर, ऐसा देखा जाता है कि सब में इम्पोर्टेंस तो होती है, लेकिन हमने ऐसा फील किया है और लोगों से भी सुना है और जाना भी है कि ड्यूरिंग टर्न अराउंड या फिर शटडाउन के दौरान इंस्पेक्शन का काफी क्रिटिकल रोल हो जाता है।
इस पे थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि ऐसा क्या है टर्न अराउंड के अंदर की इंस्पेक्शन को इतना क्रिटिकल माना जाता है। देखिए, सबसे पहले तो आपको टर्न अराउंड और शटडाउन ये दोनों का डिफरेंस सही से पता होना चाहिए। शटडाउन ऐसा चीज है कि कोई एक स्पेसिफिक इक्विपमेंट है या फिर कोई प्लांट है, उसका स्पेसिफिक पोर्शन है, जैसे कोई हीट एक्सचेंजर है या बॉयलर है, उसी का शटडाउन होता है। और बाकी के प्लांट जो है, मतलब बाकी का एरिया जो है वो ओपन, मतलब चालू रहता है, उसमें कुछ भी नहीं होता। ठीक है, मतलब कि पूरा प्लांट शटडाउन नहीं लेते हैं। और टर्न अराउंड ऐसा चीज है जिसमें पूरा का पूरा प्लांट और उसका सभी वेसल, ठीक है, सभी वेसल, सभी हीट एक्सचेंजर, बॉयलर, सभी का इंसुलेशन वगैरह ओपन करके उसका इंस्पेक्शन किया जाता है। तो शटडाउन में भी एनडीटी का रिक्वायरमेंट आएगा और टर्न अराउंड में तो हैवी रिक्वायरमेंट आएगा, एनडीटी और इंस्पेक्शन दोनों का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये इन सर्विस जॉब है। सबसे पहले तो देयर इज अ वेरी ह्यूज डिफरेंस बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग स्टेज एंड इन सर्विस स्टेज। मैन्युफैक्चरिंग में क्या है कि आप जो नया नया प्रेशर वेसल है तो उसमें डिफेक्ट मिलने का चांस वगैरह बहुत कम होता है कंपेयर टू इन सर्विस। इन सर्विस में इसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उसमें वेसल है वो ऑलरेडी 1 साल 2 साल या कई बार तो 30-30 साल तक वेसल वो लोगों ने चलाया होता है। बीच में इंस्पेक्शन करते हैं बट 30-30 साल तक वो वेसल पूरा ना होता है, तो इंस्पेक्शन बहुत क्रिटिकल होता है उसमें। इसमें एनडीटी टेक्निक की बात करें, मेथड की, तो अल्ट्रासोनिक रेडियोग्राफी, मैग्नेटिक पार्टिकल पेनिट्रेंट टेस्ट, ये तो बहुत कॉमन है। इसके अलावा स्पेसिफिक मान लीजिए हीट एक्सचेंजर है तो हीट एक्सचेंजर की ट्यूब्स है, ट्यूब्स के लिए एडी करंट टेस्टिंग, रिमोट फील्ड टेस्टिंग, मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज, आयरिश टेक्निक, तो ये सब बहुत एडवांस टेक्निक है, इसका भी यूज किया जाता है। इसके अलावा जो हीटर ट्यूब्स है उसके लिए अलग से एच स्कैन करके टेक्निक आती है, रेडियोग्राफी है, तो ऐसे एडवांस एनडीटी के टेक्निक यूज होते हैं। इन सर्विस में पाइपलाइन है तो उसमें गाइडेड वेव अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग करके एक टेक्निक है जिसको LRUT भी बोलते हैं, लॉन्ग रेंज अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। तो एक प्रोब उसका होता है, वो आपने एक जगह पे लगाया तो दोनों साइड वो 30-40 मीटर और इस साइड भी 30-40 मीटर ऐसे स्कैन कर लेता है। तो आपको क्या है कि वहां पे इंसुलेशन ओपन करने की और अंडरग्राउंड पाइपलाइन है तो वहां पे एक्सकेवेशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ऐसे ऐसे एडवांस टेक्निक मार्केट में अभी अवेलेबल है। तो शटडाउन में, टर्न अराउंड में तो है ही, इसके अलावा इन सर्विस में प्लांट है तो प्लांट बंद किए बिना भी ऐसे टेक्निक आए, जैसे मैंने LRUT का बात किया, तो आपको एक्सकेवेशन या इंसुलेशन निकालने की भी जरूरत नहीं है। विदाउट दैट यू कैन डू एनडीटी। ठीक है, एक प्रोफाइल रेडियोग्राफी करके टेक्निक है, वो भी हम करते हैं। तो उसमें भी प्रेशर वेसल को ये करने की जरूरत नहीं, बंद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या है कि प्रोफाइल रेडियोग्राफी में आपको थिकनेस गेजिंग लेना है इंसुलेशन के साथ, मतलब इंसुलेशन रिमूव करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो ये सब टेक्निक है, एनडीटी की टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। शटडाउन में क्या होता है कि आपको पता है कि बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत सारी मतलब कम टाइम में आपको इंस्पेक्शन करके देना होता है। क्वालिटी का और इंस्पेक्शन एक्टिविटीज जो है उसका बहुत ही क्रिटिकल रोल होता है उसमें। और वर्क आवर्स भी ज्यादा होते हैं, मिनिमम 12 आवर्स का ड्यूटी रहता ही है शटडाउन में। तो आप ऐसा मान के चलिए कि बहुत सारा मैन पावर भी होगा और बहुत सारे इक्विपमेंट भी होंगे और उसके साथ आपको काम करना पड़ेगा, मतलब टाइम के साथ चलना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप मतलब सुबह उठ के आ गए और सीधा अपने टाइम से काम किया, ऐसे नहीं कि पूरा का पूरा इक्विपमेंट का टाइमिंग है कि 9 बजे इक्विपमेंट ओपन हो जाएगा तो 8:30 बजे आपको रेडी रहना पड़ेगा। ठीक है, इक्विपमेंट ओपन हुआ, सीधा ही आप अपना सेफ्टी बेल्ट पहन के अंदर उतरो और सभी एसेसरी के साथ, सेफ्टी के साथ इंस्पेक्शन करो और वापस आओ। तो क्या है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, टाइम मैनेजमेंट शटडाउन में और टर्न अराउंड में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रायोरिटी को खास करके ध्यान में रखा जाता है। यस टाइम, ओके। अच्छा सर, इसमें सेफ्टी कई बार क्या होता है कि जब हम काम कर रहे होते हैं उस बीच में सेफ्टी का भी काफी कुछ ध्यान रखना होता है, नहीं तो उस बीच में क्या होता है कि कई सेफ्टी वाले आके काम भी रुकवा देते हैं। तो कैसे आप लोग मैनेज करते हैं साइड पे कि जब कि सेफ्टी भी इंश्योर हो और हमारा काम भी हैम्पर ना हो, काम भी हम इजीली करते रहें, तो उसमें सेफ्टी को कैसे मैनेज किया जाए?
देखिए, सेफ्टी ऐसा टॉपिक है ना जिसको हम लास्ट में रखते हैं एक्चुअली, बट ये हमारा बहुत बड़ा मिस्टेक है, सबसे बड़ा मिस्टेक है। ठीक है, क्योंकि सेफ्टी सबसे पहले और मैंडेटरी चीज होना चाहिए, क्योंकि मैंने तो पर्सनली भी फेस किया है। और एक इंसिडेंट मेरे साथ भी बना है जब मैं गल्फ में था, तो मैं हाँ। मतलब मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। हम्म। एक शटडाउन का ही टाइम था और वेसल ओपन हुआ था। ओके। अ, उसमें कंजेस्टेड स्पेस जो बोलते हैं ना, उसमें ऊपर मैन होल होता है, वर्टिकल वेसल था। तो मैन होल में से हम अंदर उतरे और इंस्पेक्शन के लिए हम्म। मतलब टेक्नीशियन पहले गए थे। हम्म। और मैं खाली ओटीजी ऑन द जॉब इंस्पेक्शन के लिए गया हुआ था। तो हम्म। ऊपर से मैं गया, अंदर देखा कि टेक्नीशियन है ना, वो बेल्ट लगाए बिना ही काम कर रहे थे उधर। ठीक है, हम्म। देखा मैंने। अंदर क्या है कि वेसल जो है ना नीचे से डिशेंड होता है उसका। तो यस। ऊपर डिशन है, ऐसा डिशन, शेल। यस। यस, शेल शेल और ऊपर नीचे डिशन रहता है। तो यस। ऊपर का डिशन है, उसके अच्छा, ऊपर में वर्टिकल वर्टिकल वेसल था, यस हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल, था। यस ओके। वर्टिकल ओके, वेसल। गॉट तो यस, अंदर स्कैफोल्डिंग वगैरह सब बनाया है, उसका कोई इश्यू नहीं था उसमें। इट। इनसाइड जो सक सिम है, लॉन्ग सिम है, उसका वो लोग डीपीटी कर रहे थे, डाई पेनिट्रेंट टेस्ट इसको बोलते हैं। ठीक है, बड़ा वेसल था। तो ऊपर मैनहोल से वो लोग अंदर उतरे थे, मैं खाली विटनेस करने के लिए गया था कि ये लोग सही से काम कर रहे हैं, और कोई इंडिकेशन वगैरह मिलता है तो उसका रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि नहीं, ये सब के लिए मैं गया था। तो एज ए लेवल 3 हमारा काम ये होता है कि खाली जो भी, क्योंकि शटडाउन के टाइम ऑलमोस्ट 100 से 120 टेक्नीशियन पूरे 2-3 प्लांट में होते हैं। तो सभी के पास नहीं जा सकते। लेवल 3 टोटल मेरे अंडर में और 3 लेवल 3 थे, तो वो लोग जाते थे। और मतलब दिन में एक आध बार मैं जाता था पूरा राउंड लगाने के लिए। तो मैं भी अंदर उतरा, सब गूगल से सेफ्टी ग्लव से और हेलमेट, सेफ्टी शूज सब पहन के मैं गया था। इवन पूरा ड्रेस कोड के साथ में गया था। बट अंदर जाके देखा कि उन्होंने सेफ्टी बेल्ट नहीं लगाया था। ठीक है, और मेरे सामने ही, आप नहीं मानोगे, मेरे सामने ही उसने, मैं मतलब ऊपर से आया, ठीक है, और मैं अंदर उतरा और मैं बाजू में खड़ा रहा खाली। और उसने थोड़ा सा वो दूर था, जो जहाँ पे डाई लगाना होता है, ब्रश से लगाते हैं, तो थोड़ा सा वो दूर था। तो उसने क्या किया कि थोड़ा सा हटके उसने ट्राई किया, मतलब कि ब्रश वहां पे पहुंच जाए। उसमें उसका पैर फिसल गया उधर से। ओ माय ठीक गॉड। है, जो इसका जो बनाया था स्कैफोल्डिंग का, उसके ऊपर लकड़ी रखा होता है, उसके ऊपर वो लोग पैर रख के वो पूरा डीपीटी टेस्ट करते हैं। तो क्या है कि उधर से वो गिरा और सीधा नीचे जहाँ पे जो डिशन था ना, उधर वो पैर के बल पे गिरा। ठीक है, तो वो घुटने पे उसका फ्रैक्चर आ गया पूरा। और बाद में उसको बाहर निकाला और पूरा हॉस्पिटल होता है उधर, तो उधर ले गए। और सीधा उसको मतलब 2-3 दिन बाद करके इंडिया ही भेजना पड़ा। इंडिया टेक्नीशियन था, चेन्नई का टेक्नीशियन था वो। ओके। तो ऐसा होता है, मतलब ये एक मेरे सामने ही हुआ ये इंसिडेंट है। तो सेफ्टी ऐसा चीज है जो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ठीक है, और जनरली भी आप देखते हैं कि इवन हमने फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे भी देखा है कि लोग है ना चप्पल पहन के साइड पे घूमते हैं। जो प्रोजेक्ट स्टेज होता है ना, उसमें ज्यादा चप्पल पहन के। यस यस, प्रोजेक्ट स्टेज पे तो वो लोग मतलब किसी को कुछ पड़ी नहीं है, ऐसे इंडिया में होता है। बट गल्फ कंट्री में मैंने देखा है कि सेफ्टी वगैरह के स्टैंडर्ड बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं। और आपने भी नोटिस किया होगा कि कई बार क्या है कि हम सेफ्टी शूज पहन के जाते हैं, कंजेस्टेड एरिया में जाते हैं, और हेलमेट पहना है, सेफ्टी शूज पहना है, तो कई बार टकरा जाते हैं। जैसे वो पाइपलाइन है, वहां पे टकरा जाते हैं, और हेलमेट है तो तुरंत ही ऐसा लगेगा वो अच्छा हुआ कि मैंने हेलमेट पहना है। पाइपलाइन ऊपर माथे पे टकराएगा या फिर नीचे। कई बार होता है, यस मेरे साथ कई बार होता है, स्कैफोल्डिंग लगा रहता है, हम उधर से चढ़ रहे हो तो उतर रहे होते हैं, खटाक से हेलमेट में लगता है। अगर यस हेलमेट ना हो तो फिर सर फट जाए। यस ऐसा यस, होता है। मतलब तभी अपने को ऐसा फील होता है कि यस, ये बहुत अच्छा हुआ, मतलब हेलमेट पहना है, मतलब खुदा का शुक्रिया है, ऐसा मतलब दिमाग में आपको आएगा। तो सेफ्टी शूज का भी ऐसा है कि आप चलते चलते है ना, कहीं पे ठोकर आ जाएगा, तुरंत लगेगा कि यार सेफ्टी शूज का आगे का वो है ना लोहे, वो टकराया, पैर टकराया होता तो जो होता है, यस स्टील टो रहता है। यस यस, तो ऐसे चीज है। और
इसके लिए मतलब आपको पर्सनली भी जैसे फील्ड में आप काम करोगे तो पता चलता है कि ये चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। हम्म, यस। ये सही बात है। मैं बताना चाहूंगा अपना एक्सपीरियंस क्या हुआ था कि मैं एचपीसीएल में ज्वाइन किया था नया नया। यस। तो हम लोग क्या कर रहे थे कि पाइपिंग का कुछ वो था, मतलब रिवैम्पिंग काम चल रहा था यूनिट में। तो रिवैम्पिंग के लिए क्या होता, फैब्रिकेशन यार्ड से जो पाइप स्पूल्स थे वो ला के रखा जा रहा था यूनिट में, और उसके यस। बाद फिर वो वेल्डिंग करना था उसमें। तो ला के यार्ड में जहाँ पे वो लोग रख रहे थे, वहां पे थोड़ा सा रैंप टाइप का था, मतलब थोड़ा स्लोप था वहां पे। तो उन्होंने क्या किया कि जो रिगर्स थे उन्होंने पाइप को रख दिया। तो 6 मीटर का पाइप था वो, मुझे याद है। तो वो पाइप रखा वहां पे, और स्टॉपर लगाना होता ना, वो स्टॉपर लगाना भूल गए और वहां से चले गए। और मैं एग्जैक्ट वहीं पे खड़ा था, मतलब, और मेरा ध्यान कहीं और था, मैं कुछ कर रहा था। फिर क्या हुआ कि वो पाइप पूरा फिसलता हुआ आया और फटाक से मेरे जो जो शूज है, शूज के टो पे वो लगा। तो शुक्र है कि सेफ्टी शूज था, नहीं तो मेरा पैर पूरा कुचल गया होता उस दिन। तो यस, काफी इंपॉर्टेंस है इन सब चीजों का, सेफ्टी का। यस। यस। और मेरे मानना है कि बेसिक पीपीई जो है वो तो फॉलो करना ही चाहिए, वो तो पहनना ही चाहिए। यस ऑफ कोर्स। ओके सर, नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग मूव करेंगे। मैं ये जानना चाहूंगा, आपको काफी एक्सपीरियंस है ऑयल एंड गैस फील्ड में, खास करके गल्फ में भी। तो जब भी जो नए लड़के हैं, फ्रेशर्स हैं, वो अगर गल्फ में ट्राई करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों के साथ गलत हो जाता है। गलत इन द सेंस कि वो गलत एजेंसी के चक्कर में पड़ जाते हैं, कहीं पे उनका पैसा फंस जाता है। एक तरीके से हम मान लेते हैं उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो वो यस। क्या ऐसी सावधानियां बरते ड्यूरिंग इंटरव्यूज, या फिर चूज करते टाइम कि कौन सी कंसल्टेंसी के थ्रू जाना चाहिए, तो क्या ध्यान में रखना चाहिए, कैसे हम बच सकते हैं इन सारे फ्रॉड से? देखिए सबसे पहले तो गल्फ में जाने का प्रोसेस समझना होगा। लोगों को क्या है कि आइडिया ही नहीं होता कि गल्फ में कैसे सिस्टम होता है और यहाँ से कैसे प्रोसेस होता है। इसमें 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला तो आपका इंटरव्यू होता है। अब इंटरव्यू वर्चुअल भी हो सकता है या फिर फेस टू फेस। फिजिकली फेस टू फेस भी हो सकता है। यस। कई बार अभी मैं सूरत की बात करूँ, सूरत में हजीरा इंडस्ट्रियल एरिया है, उधर बहुत सारी कंपनी है जो मल्टीनेशनल आईओसीएल है या ओएनजीसी है। तो ये सब कंपनी के वर्कर्स उधर रहते हैं। तो उधर वो लोग क्या करते हैं कि उधर से ही लोग उठाते हैं और उधर के होटल जो है उसमें इंटरव्यू वो लोग लेते हैं। जो ये वर्कर्स के लिए है, ठीक है। बट आप मैनेजर लेवल की बात करो, इवन मेरी भी बात करो, जैसे एएसएमटी लेवल 3 है या फिर जो एसेट इंटीग्रिटी इंजीनियर एपीआई इंस्पेक्टर होते हैं, तो उनका इंटरव्यू मोस्ट ऑफ वर्चुअली होता है। जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं वैसा ही मेरा भी इंटरव्यू मतलब सऊदी के लिए ऐसे ही हुआ था। ठीक है। इंटरव्यू फेज के बाद वो लोग आपको रिप्लाई देते हैं कि यस यू आर सिलेक्टेड। तो उसके बाद वीजा का प्रोसेस होता है, दैट इज सेकंड स्टेप। ठीक है। तो वीजा के प्रोसेस के लिए आपको मेडिकल करवाना होगा, जिसको है ना गम का बोलते हैं, गम का बोला जाता है। तो एक्चुअली गम का सेकंड स्टेप है और वीजा आपको बाद में मिलता है, मतलब वो थर्ड स्टेप हुआ। ठीक है। पहले इंटरव्यू, बाद में गम का, और लास्ट में वीजा मिलता है। तो वीजा के लिए भी एक बार आपको वहां पे, जैसे मैं मुंबई गया था, और गमका के लिए अलग अलग काफी सारे सिटीज में उनके मेडिकल सेंटर है। जैसे मुंबई में है या कोलकाता में, दिल्ली में है, उधर जाके आपको अपना मेडिकल चेकअप करवाना होता है। ठीक है। मेडिकली आप फिट है तो उसके बाद आपको वीजा के लिए आगे प्रोसेस करना रहेगा। और वीजा में भी ऐसा है कि अलग अलग टाइप के वीजा मिलते हैं, और मोस्ट ऑफ द कंट्री में 90 डेज के वीजा आपको पहले इश्यू होते हैं। और अगर आप ये 90 डेज के वीजा है, वो शटडाउन एम्प्लॉय के लिए है, जो शटडाउन में काम करने के लिए जा रहे हैं, शटडाउन वर्कर के लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं तो वीजा तो आपको ऐसे ही इश्यू होगे 90 डेज के लिए, बट उधर आप जाओगे उसके बाद आपको उधर का रेसिडेंट कार्ड बनवाना होगा। जैसे सऊदी की बात करें तो उधर इकामा बोला जाता है, जैसे हमारे यहाँ पे आधार कार्ड है वैसे वहां इकामा कार्ड होता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए गए हैं तो वहां का जो एम्प्लॉयर होगा वो आपको इकामा कार्ड बनवा के देगा। ठीक है। उसका अराउंड 6,000 7,000 आसपास उसका चार्ज है, वो बियर करेगा, एम्प्लॉयर बियर करेगा। वो कार्ड जो है वो 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि आज आपने इकामा कार्ड आपका इश्यू हुआ, तो 1 साल के लिए कोई भी वीजा आपको लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आप सऊदी में आराम से रह सकते हैं 1 साल के लिए।
और 1 साल के बाद आपको इकामा कार्ड रिन्यू करना होगा। ओके। कि ये प्रोसेस है पूरा, तो ये समझ लीजिएगा। तो इसमें ना चार्जेस जो है ये पूरा का पूरा आपका वहां का एम्प्लॉयर पे करेगा। ओके। ठीक है, तो वीजा का चार्जेस है या फिर गमका का मतलब मेडिकल का चार्जेस है या फिर फ्लाइट टिकट का चार्ज है, ये सब मेडिकल मेडिकल वीजा और टिकट, ये तीनों चार्ज एम्प्लॉयर आपका पे करेगा। बट यहाँ पे कई बार एम्प्लॉयर ऐसे होते हैं जो पहले से फिक्स करके रखते हैं कि मेडिकल का चार्ज आपको देना होगा। हाँ, मेरे केस में भी ऐसा ही हुआ है। कई बार क्या होता है कि गम का मेडिकल का चार्ज मैंने यहाँ पे कर दिया, यस लेकिन जब मैं वहां गया कंपनी में तो उन्होंने यस फिर सैलरी के साथ में रिइंबर्स कर देते हैं। यस यस, इस तरह से भी हो सकता है। वीजा और मेडिकल का चार्ज कई बार इस तरह से हो सकता है, बट यार फ्लाइट टिकट का चार्ज है वो एम्प्लॉयर के स्कोप में ही होता है। ठीक है, फ्लाइट टिकट वो वहां से बुक करके ही देते हैं, तो उसमें आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है, वो आपको समझना होगा। ऐसे नहीं कि मतलब आप सीधा सुबह उठ के चले गए और गल्फ पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं है। टाइम लगता है, मतलब ऑलमोस्ट ये सब होने में 1 आध महीने का टाइम लगता है, मैक्सिमम 1 मंथ तो लगता ही है। तो लेकिन ये यस, तो इस तरह से सिस्टम होता है। और अभी फ्रॉड की बात करें तो बहुत सारे फ्रॉडस्टर्स बैठे हैं मार्केट में जो कई बार आपका ये बोलते हैं कि 1 सैलरी या 2 सैलरी आपको देना होगा। हाँ ठीक हाँ, है, ऐसा मैंने सुना है। यस। तो इसमें देखिए वो आपके ऊपर है, डिपेंड है, आपका चॉइस है। ठीक है, आप सैलरी देना चाहते हैं, बट ये ध्यान में रखिएगा कि आप उधर पहुंच जाए और बाद में उसको आप जो भी है वो चार्ज दीजिए। पहले चार्ज देके जाते हैं, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होता है कि बाद में आपका पासपोर्ट वो ले ले और वीजा ही ना आए, 5-6 महीने 1 साल के लिए आपका पासपोर्ट पड़ा रहे उधर। ऐसे भी केसेस हमने देखे। और कई सारे एजेंट ऐसे एजेंट या रिक्रूटर एजेंसी है जो मोस्ट ऑफ मुंबई में या साउथ इंडिया में है, जो अच्छी है, मतलब उसका रेपुटेशन बहुत अच्छा है। तो वैसी एजेंसी आप चूज कर सकते हैं, उधर से आपको अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलेगा। बट मोस्ट ऑफ जो एजेंट होते हैं, जो एजेंट्स की ओर से जाने वाले हैं, ठीक है, उनको थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि 90% एजेंट जो है वो फ्रॉड होते हैं। ठीक है, पैसे लेके चले जाते हैं, ऐसे देखे हैं मैंने। ओनली 10% एजेंट जो बहुत 20-25 सालों से काम कर रहे हैं और रेपुटेशन अच्छा है और आपको एक्सपीरियंस है कि मेरा दोस्त उधर गया है इसके रेफरेंस से, ठीक है, वैसे ही एजेंट को पैसा दीजिए। वरना मैंने बोला ऐसे कि आप, वो बोल रहा है कि सैलरी का नहीं, सैलरी वो दे जो पैसा है वो पैसा लगता है क्या एग्जैक्टली, मतलब पैसा देना पड़ता है स्टार्टिंग में? नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है, ये एजेंट का चार्जेस होता है। एजेंट जो आपको हेल्प करता है उधर जॉब दिलाने में, उसका चार्जेस है। बाकी देखिए लीगली जो चार्ज होता है वो भी मैं आपको बता दूं। जैसे गम का जो है, ठीक है, गम का करने के लिए 6 से 6,500 रुपया चार्ज है मुंबई में, जो मेडिकल है उसका। और वीजा का चार्ज है वो डिपेंड है एक्चुअली। वीजा में क्या होता है कि आपको प्रोफेशनल वीजा लेना है तो उस केस में आपका बी या डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है, उसको भी स्टैंपिंग करवाना पड़ता है। तो वीजा वाला जो एजेंट है वो क्या करता है, आपका सर्टिफिकेट लेता है, ओरिजिनल कॉपी चाहिए, हाँ ये भी ध्यान में रखिएगा। ओरिजिनल कॉपी वो लेगा और वो दिल्ली भेजेगा AICTE में उसका स्टैंपिंग करवाने। और वो जब वापस आएगा और उसके बाद वीजा का प्रोसेस करेगा, तो उसमें भी लगभग 10 से 12 हजार रुपया उसका चार्ज है टोटल। ठीक है, वीजा स्टैंपिंग नहीं करवाना तो उसका माइनस होगा। तो ये गम का और वीजा का मिलाकर 17 से 18 हजार रुपया चार्ज पकड़ के आप चलिए। ठीक है, ये लीगल चार्ज है, मतलब ये देना ही है। ठीक है, तो ये एम्प्लॉयर के स्कोप में है, तो वो वहां से आपको रिम्बर्स करके दे देगा। आप उधर पहुंचोगे, आपकी सैलरी में जो रियल में पे करना है उसमें साथ नहीं दे देगा। ठीक है, ये इसके अलावा जो चार्जेस है और वीजा सॉरी फ्लाइट टिकट का भी चार्ज है, वो भी एम्प्लॉयर के स्कोप में है। इसके अलावा जो चार्जेस है, ठीक है, वो सभी चार्जेस है वो एजेंट का होता है, मतलब पर्सनल। मतलब 20,000 से ऊपर हम जितना जा रहे हैं, एक राउंड फिगर हम मान रहे हैं, वो सारे एजेंट के होते हैं। यस यस यस, ऑफ कोर्स। मतलब उसके ऊपर जो चार्ज रहेगा एजेंट है वो खुद का चार्ज लेगा, जो भी 50-60 हजार, इवन मैंने तो देखा है कि लाख लाख रुपए भी साउथ इंडियन वाले एजेंट लेते हैं। करेक्ट, बट डिपेंड्स। ठीक है, अभी किसी को ऐसा कोई एग्जांपल ऐसे भी मिलते हैं कि लाख रुपया दिया, ठीक है, उधर जाके उनको अच्छा जॉब भी मिला, मतलब लाख रुपया कमा भी रहा है, तो सो इट इज वर्थ। ओके, बट सही है। मैंने बोला कि 90% केस में एजेंट का एक्सपीरियंस है वो बहुत खराब होता है।
ठीक है, वो लोग पासपोर्ट लेके रखते हैं और पैसा भी दबा के रखते हैं। बाद में वो कैंडिडेट है वही कंटाल जाएगा और बोलेगा कि मुझे पासपोर्ट दे दो कम से कम, तो पासपोर्ट ले लेता है और पैसा जाता है। तो बहुत फ्रॉड है मार्केट में। आपने बोला 100% बहुत सारे फ्रॉड यहाँ पे है, बट ध्यान में रखना पड़ेगा। जो भी जेन्युइन लोग है, रिक्रूटर अच्छे है, जिसका रेप्यूटेशन है मार्केट में, वहां से आप जाते हैं तो इश्यू नहीं होता है। और डायरेक्ट क्लाइंट थ्रू जाना है, डायरेक्ट, देन इट इज वेल एंड गुड। अगर डायरेक्ट क्लाइंट थ्रू, मोस्ट ऑफ वैसे डायरेक्ट क्लाइंट जॉब बहुत कम मिलते हैं, बट डायरेक्ट क्लाइंट जॉब है जैसे मेरा था, तो बहुत ही अच्छा है। उसमें उसमें बहुत ही अच्छा एक्सपोजर आपको मिलता है और कुछ भी पेमेंट आपको नहीं करना होता है। करेक्ट। यस। सो गाइज, अगर आप लोग भी गल्फ में जॉब करना चाहते हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो थोड़ा सावधान रहिए। और सर ने जो प्रोसेस बताया कि आप पहले प्रोसेस को समझो कि किस तरीके से गल्फ इंटरव्यू, सबसे पहले इंटरव्यू होता है, देन वीजा प्रोसेस होता है, उसके बाद सारी चीजें होती है। तो सबसे पहले प्रोसेस आप समझिए, और उसके बाद सबसे जो खास चीज है वो एजेंसी, वो सर्टिफाइड एजेंसी को आप फॉलो कीजिए। और एक जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया का कुछ लाइसेंस होता है, जो आउटसोर्सिंग एजेंसीज होती हैं, तो मेरा मानना है कि जो लाइसेंस्ड है मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया से, उसको प्रेफर करें तो ज्यादातर बढ़िया रहेगा। यस, कई सारे इसके न्यूज़पेपर भी आते हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट अब्रॉड वगैरह है। उसमें आप देखोगे, उसमें जो रिक्वायरमेंट आती है ना, वो मतलब 99% केस में वो लेजिट होती है। तो उसमें वो लोग नीचे रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिख के रखते हैं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ मुंबई में और साउथ इंडिया में होती है। तो मुंबई, जैसे मैंने बताया कि नॉर्थ इंडिया के जो भी कैंडिडेट है, जो भी ये फील्ड में जाना चाहते हैं, मुंबई की में देखिए, और एम्प्लॉयमेंट अब्रॉड देखते रहिए, उसमें आपको काफी वैकेंसीज मिल जाती है। थैंक यू सो मच इतना इसको डिटेल में डिस्कशन करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे सर आपसे थोड़ा सा आपके यूट्यूब जर्नी के बारे में। जैसा कि आप तो गल्फ में काम कर रहे थे, इंडिया में भी काम कर रहे थे, लेकिन अचानक से आपका एक चैनल है जो कि पहले मैंने भी बताया, एनडीटी एंड क्वालिटी। तो ये कैसे शुरुआत हुई इसकी, कैसे आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाना शुरू किया आपने? एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग किया था 2017 में। जब मैं एक जगह पे जॉब करता था, उधर ऐसे ही, मतलब वो टाइम पे जियो आया था नया नया, और 2017 में एक वीडियो ऐसे ही बना दिया और ऊपर डाल दिया था। बाद में मैं भूल गया, मतलब कहीं कुछ भी नहीं हुआ। और बाद में 2019 के एंड में, जब कोरोना ये सब नया नया आया था 19 एंड में, तो उस टाइम पे फिर से देखा, तो वो वीडियो को काफी सारा रिस्पॉन्स मिला था, मतलब अच्छा रिस्पॉन्स। ऑलमोस्ट उसमें 20-25,000 व्यूज आए हुए थे। ठीक है, तो बाद में सोचा कि चलो इसको भी कुछ आगे ले जाते हैं। तो उसके बाद मैंने एनडीटी क्या है ऐसा करके 2 पार्ट उसका और मैंने ऐड किया। तो बाद में 2021 से ये फुल टाइम तो नहीं, पर पार्ट टाइम मेरा एक्चुअली ये पैशन है कि मैं चीजों को एक्सप्लेन कर पाता हूँ। तो लोग है वो भी काफी जुड़ जाते हैं बाद में कि ये अच्छा एक्सप्लेन करता है। तो बाद में क्या है, धीरे धीरे बनाना स्टार्ट किया। पहले मैं एक दिन छोड़कर वीडियो डालता था, ठीक है, मतलब आज डाला कल नहीं डाला, फिर से एक दिन, ऐसे करके वीडियो ऐड करता था। तो वो टाइम पे बहुत बाद में सब्सक्राइबर भी ऐड हुए, चैनल भी मोनेटाइज हुआ बाद में। और अभी देखे तो ऑलमोस्ट 500 से ज्यादा वीडियो है चैनल पे, जो मोस्ट ऑफली एनडीटी और क्यूए क्यूसी के रिलेटेड वीडियोज है। और काफी इन डेप्थ में वीडियो मैंने बनाए हैं। ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस ही शेयर किया है, आप ऐसा मान के चल सकते हैं। ये जो वीडियोज है ना, ऐसे है कि आप इसका ट्रेनिंग लेने जाओगे, ठीक है, तो दैट कॉस्ट lakhs of rupees। इसमें लाखों रुपये लगेंगे आपको, अगर ये ट्रेनिंग आप इस तरह का लेने चाहते हो। मैंने कुछ ASTM स्टैंडर्ड या ASME कोड के भी वीडियो बनाए हैं, इंटरप्रिटेशन के वीडियो। ये वीडियो जो है ना, इसका कई सारे इंस्टीट्यूट है, इंडिया में भी है और अब्रॉड में भी है, तो स्पेशली इसके कोर्सेज करवाते हैं। आप उधर से कोर्सेज लेते हैं उनके, तो वो कोर्सेज ऑलमोस्ट 25,000 रुपीज से स्टार्ट होते हैं, खाली 5 या 6 दिन के कोर्सेज होते हैं। तो वैसे वीडियो है वो मैंने फ्री में ऐड किए है यूट्यूब पे।
तो इस तरह के वीडियो भी हमने ऐड किए हैं। तो ये क्या है कि हम एक ऐसा है कि फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए यहाँ पे ऐड करते हैं कि सबको मिलना चाहिए एजुकेशन, और ये कंटेंट ऐसा चीज है कि सबको एक्सेस होना चाहिए। ठीक है, रिसेंटली हमने मेंबरशिप वगैरह भी ऐड किया है इसमें, जिसमें काफी कम रुपीज में, मतलब 89 रुपीज से स्टार्ट करके हम ये वीडियोस का एक्सेस देते हैं। ठीक है, एकदम फ्री तो नहीं बोल सकते, बट ये इसके लिए रखा है कि आपको भी, किसी लोगों को क्या है कि फ्री का चीज जो मिलता है ना, उसका कुछ वो तो वैल्यू नहीं करते नहीं लोग, जो फ्री में अगर मिल जाए तो उसकी वैल्यू यस, नहीं होती है। तो एग्जैक्टली। यस, इसके लिए मैंने बहुत सारे लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि सर आप इतना वैल्यूएबल कंटेंट दे रहे हैं तो आप थोड़ा इसका चार्ज रखिए। तो 89 रुपीज हमने बेसिकली रखा है। इसमें सब भी वीडियो का एक्सेस मिलता है, कोई भी ऐसा चीज नहीं है हमारी चैनल पे जो आपको नहीं मिलेगा। बाद में भी अलग अलग लेवल रखे हैं ज्यादा, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आपको अच्छा कंटेंट मिलता है तो आप हायर लेवल का सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम भी ले सकते हैं। बट मेन इसका मोटिव ये है हमारे इसके पीछे का कि जो कैंडिडेट होते हैं नॉर्थ इंडिया से आते हैं, मोस्ट ऑफ जो काफी पुअर फैमिली से आते हैं, अभी उसको आप 25, 30,000, 50,000 के कोर्सेज आप परचेज करने वो लोग बैठेंगे, सैलरी पहले मतलब 25-20 हजार से 20-25 हजार से स्टार्ट करते हैं वो लोग। तो ऐसे कोर्सेज वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और ऐसे करने बैठेंगे तो 4-5 साल 10 साल के बाद सपोज वो अफोर्ड कर पाए, तब दुनिया और आगे निकल गई होगी। ठीक है, तो उनको भी आगे बढ़ने का हक है, उनको भी ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। ऐसे तो नहीं है कि जैसे मतलब मैंने अचीव कर लिया है, मेरे पास सभी नॉलेज है, तो मतलब मैं वो संभाल के रखूं, किसी को ना दूं, ऐसे नहीं हो सकता। और ये चैनल की वजह से मैं मतलब पर्सनल चीजें यहाँ पे मैं रिवील कर रहा हूँ कि ये चैनल की वजह से मेरे काफी दुश्मन भी बने हैं, मतलब मेरे ही फील्ड में। एग्जैक्टली, मैं मानता हूँ। यस, मैं मानता हूँ। बिकॉज ये ट्रेनिंग ऐसा फील्ड है जिसमें लोग है वो ऐसे बोलते हैं कि आप क्यों ऐसे दे रहे हैं, मतलब ये सारी चीजें हैं। क्योंकि लेवल 3, अभी आपने एक बार बोला कि लेवल 3 100 में से एक होता है, बट लेवल 3 आप देखो ना, ASNT लेवल 3 वो जैसे एनडीटी के फील्ड में काम करते हैं ना, उसमें ऑलमोस्ट 10,000 लोगों में से एक लेवल 3 बनता है। ASNT लेवल 3, यस, बहुत कम लेवल ASNT लेवल 3 है। ठीक है, तो वो लोगों का एक होता है ना, यूनियन बोलते हैं, यस, जिसमें मैं एनिमी हूँ उनका, मतलब स्पेशल एनिमी। सही है, अगर आप किसी का भला करो तो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। यस यस, ऑफ कोर्स ऐसा है। तो बट यस, काफी दुआ भी मिलती है, आशीर्वाद मिलता है, कई सारे लोग हैं वो ब्लेसिंग भी देते हैं कि चलो ये आपने अच्छा किया है, कि काफी कॉमन लोगों को इसका एक्सपोजर मिलता है। ठीक है, बाकी एनडीटी के फील्ड में स्पेशली आप देखोगे बहुत कम, आप देखोगे, आप उंगली से गिन पाओगे वैसी चैनल से कंटेंट प्रोवाइड करती है। और इसमें भी जो मेरे जैसा कंटेंट है, जो कोड स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन का कंटेंट है, वो ओनली एंड ओनली मेरा चैनल है, मतलब हमारा। आप तो लाइव करके भी दिखाते हो सर, सारे इक्विपमेंट्स हैं आपके पास, सारे एक्सेसरीज हैं आप, मैंने देखा है, बहुत सारे वीडियोस आपके देखे हैं, तो आपने तो पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाया हुआ है। यस यस, तो इस तरह से तो जर्नी ऐसे स्टार्ट हुआ था कि एक वीडियो से स्टार्ट हुआ था, पर धीरे धीरे आगे बढ़े और एक एक्सप्लेन कर पाते हैं, इसके लिए ये कंटिन्यू किया है। अभी भी हमारा यही गोल है फाइनली कि एक अच्छा कंटेंट सबको दे पाए, और फ्यूचर में भी इसके रिलेटेड आगे ट्राई करते रहेंगे। अच्छा सर, ये बताइए, ठीक है, आप अगर किसी को एनडीटी के बारे में नॉलेज लेना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके चैनल पे वीडियोस तो पड़े ही हैं, लेकिन पढ़ लेने से जॉब थोड़ा सा मिलना मुश्किल होता है, एक मेंटोर चाहिए होता है गाइड करने के लिए। तो अभी जो भी ऑडियंस हमारी ये वीडियोस देख रही है, अगर वो आपको एज अ मेंटोरशिप आपसे कनेक्ट होना चाहे और वो चाहे कि मैं पर्सनली आपसे ट्रेनिंग लूं या फिर आपसे थोड़ा सा गाइडेंस लेकर के मैं डायरेक्टली फील्ड में जाना चाहूँ, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? देखिए, एनडीटी एंड क्वालिटी चैनल है ना हमारा, उस पे लेवल 2 जो मैंने बताया, एनडीटी के फील्ड में स्टार्ट करना चाहते हैं तो लेवल 2 से आपको स्टार्ट करना होगा। तो लेवल 2 के सभी वीडियो हमने ऐड किए हैं, कंप्लीट 100% सिलेबस है, जो कन्वेंशनल एनडीटी, आरटी, यूटी, एमपीटी, पीटी, ये 4 के, और वीटी विजुअल टेस्टिंग, इसके सभी वीडियोस है। बट
यहाँ पे ये थियरी वीडियो हो गया और प्रैक्टिकली हमने मशीन पे भी दिखाया है। बट ये फील्ड ऐसा है जिसमें हैंड्स ऑन आप अपने आप ट्राई नहीं करोगे। आपके पास मशीन है तो मशीन लेके आप अपने आप ट्राई नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। वही सर, मेरा क्वेश्चन वही था कि अगर कोई मेंटोरशिप आपसे लेना चाहता है तो कैसे आपसे कांटेक्ट करे और कहाँ जाना होगा उसको। फिर अगर आपके यहाँ जाता है तो जैसे आप मान लो कोई चेन्नई से है, या फिर कोई बिहार से है, या फिर कोई उत्तराखंड से है, अगर वो फिर सूरत, जैसा कि आपने शुरू में बताया कि आप सूरत में सारा कुछ आपका सेटअप है, तो वहां जाएगा तो रहने का वो सारा कैसे वो मैनेज करेंगे? यहाँ पे जैसे लेवल 2 आपको करना है, ठीक है, तो यहाँ पे सूरत में आ सकते हैं। हमारा यहाँ रहने का वो और फूड अकोमोडेशन ये दोनों यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। यस, इट इज ऑफ कोर्स इट इज चार्जेबल, ठीक है, क्योंकि सूरत बहुत महंगा सिटी है। आप मुंबई से कंपेयर कर सकते हैं, उतना महंगा, बट ठीक है। आप जैसे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए आप आना चाहते हैं तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, उसका कोई हम चार्ज नहीं लेंगे। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वगैरह है, ठीक है। आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लीजिए, आपको वीडियो भी यहाँ पे देंगे। हमारे पास टीवी वगैरह है, ठीक है, तो टीवी में आपको वीडियो प्ले करके दिखाएंगे ऐसे इंस्ट्रूमेंट आपको ऑपरेट करना है, ठीक है। आप बैठ के पूरा प्रैक्टिकल करिए। हमारे पास पाइप, प्लेट, फोर्जिंग, कास्टिंग सबके स्पेसिमेन है। डिफेक्ट उस पे आपको एनडीटी करके देखना है और जो डिफेक्ट है वो आपको ढूंढना है, ठीक है। प्रैक्टिस आप पूरा करिए, उसका कोई चार्ज नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कभी भी आप आ सकते हैं। खाली रहने का और खाने का अरेंजमेंट है वो आप कर सकते हैं। स्पेशली ये ऑफर आपके है, व्यूअर्स के लिए है। ओके, तो सूरत के आजू बाजू में है, या इवन आपने बोला है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से वो लोग आ सकते हैं, ठीक है। और आपको कोई और भी हेल्प चाहिए, अगर आप यहाँ पे आना नहीं चाहते और ऑन द जॉब काम कर रहे हैं, उसमें भी एनडीटी में कोई भी आपको क्वेरीज है, कंफ्यूजन है, डाउट है, ठीक है, इसके रिलेटेड, तो भी मैं आपको मेरा नंबर शेयर करूंगा, ठीक है, मेरा मेल आईडी, तो आप अपने व्यूअर्स को दे दीजिएगा। मैं अभी वही पूछने वाला था कि किस तरीके से आपसे कांटेक्ट किया जाए अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहता है। यस, तो मेरा नंबर है वो आप शेयर कर दीजिएगा। व्हाट्सएप पे मैं अवेलेबल हूँ और मेरा मेल आईडी भी आप शेयर कर सकते हैं। और अभी भी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट चैनल पे भी 23,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर है और हमारे व्हाट्सएप के अलग अलग ग्रुप है, जिसमें भी व्हाट्सएप के ग्रुप में ऑलमोस्ट हमारे 60 to 65 ग्रुप है। सभी ग्रुप में भी आप गिनो तो 300-400 मेंबर मिनिमम होते हैं, तो वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सब। उनको भी कोई डाउट होता है, अभी भी मेरे मोबाइल में देखो 10-15 मैसेजेस होते ही है। तो शाम को मैं 7-7, 7:30 बजे के बाद फ्री होता हूँ तो सबके मैसेज के रिप्लाई देता हूँ। ये कैसे मैनेज करते हैं सर, कैसे मैनेज कर लेते हैं इतना सारा कुछ? मैनेजमेंट ऐसा है कि यस, हमारा एक्चुअली टीम है, हम सर्विसेज भी देते हैं। मैंने बताया आपको एनडीटी का सर्विसेज हमारा 4 टेक्नीशियन है और एक मेरा पार्टनर है, वो भी एएसएनटी लेवल 3 है, ठीक है। तो वो आप बात कर रहे थे इससे पहले, वो विजय नाम है उसका, विजय नाकरानी नाम है उसका, करेक्ट। तो हम सब बैठ के ये मैनेज करते हैं। वो लोग साइट वगैरह का देखते हैं और मैं यहाँ पे ट्रेनिंग का फैसिलिटीज है वो या टेक्निकल कंसल्टेंसी रिलेटेड जो भी काम है वो सब मैं देखता हूँ और चैनल का भी पूरा मैं ही संभालता हूँ इधर। तो क्या है कि इसमें कई बार अभी एक रिसेंटली ये भी आया है कि कई सारे जो ब्रांड है, मतलब अलग अलग मशीन के ब्रांड है, जैसे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग के फ्लो डिटेक्टर है, उन्होंने भी हमसे कांटेक्ट किया है। तो रिसेंटली एक जी करके ब्रांड है, जनरल इलेक्ट्रिक्स, तो उनका मशीन उन्होंने बनाया है, तो उनका भी मेरे पास मशीन आया था, उसका मैंने पूरा का पूरा वीडियो बनाया कि मशीन कैसे वर्क करता है, इसमें कैसे पूरा टेस्टिंग करना है, ठीक है। और भी 2 ब्रांड के मेरे पास मशीन पड़े हुए हैं। तो इस तरह का भी ऑफर मिलता है, ये पेड नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। कुछ भी हमने चार्ज नहीं लिया है, खाली बस उन्होंने मशीन दिया था मशीन सीखने के लिए, और आप अपने हिसाब से देख लीजिए कैसा है, उसका रिव्यू दीजिए। और रिव्यू देने को उन्होंने पर्सनली बोला था, बट बाद में हमने वीडियो भी बनाया और उन्होंने बोला कि ओके, नो इश्यू, यू कैन पुट योर अपलोड दिस वीडियो ऑन योर यूट्यूब चैनल। तो उनका भी एक मार्केटिंग हो गया और जो हमारे व्यूअर्स ये मशीन यूज करते थे उनको कुछ प्रॉब्लम है, ओवरव्यू मिल गया। ओवरव्यू मिल गया कैसे। वो मशीन अभी आपके पास है कि आपने वापस कर दिया उनको ओवरव्यू के बाद? यस, अभी वापस कर दिया, बट दूसरे भी 2 ब्रांड के मशीन आए हैं। अभी वो पड़े है मेरे पास। एक ईसीआई मुंबई का कंपनी है, उसका भी मशीन मेरे पास पड़ा है अभी।
तो इस तरह के भी ऑफर मुझे मिलते हैं, तो ये सब में टाइम ऐसे ही निकल जाता है। और काफी अच्छा मतलब एक ब्लेसिंग है सभी सब्सक्राइबर और एनडीटी कम्युनिटी का, तो अभी इस तरह से काम कर रहे हैं। अच्छा है सर, तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि अगर आप लोग एनटीटी और इंस्पेक्शन फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो सर से कनेक्ट कर सकते हो आप, और आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी मिलेगा। और इसके साथ जैसा कि आपने बताया कि आपके पार्टनर्स वगैरह जो भी हैं या फिर जो भी लोग आपसे एसोसिएटेड है वो फील्ड में भी काम कर रहे हैं, तो यस। एक डायरेक्शन भी मैं ये बताना चाहूंगा कि जरूर मिलेगा, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकल सारी चीजें करते हो तो एक गाइडेंस के तौर पे, मेंटोरशिप के तौर पे आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर आपने मेहनत किया है, लगन से सारी चीजें सीखी हैं, तो एक चांस मिलने का पॉसिबिलिटी है। यस यस, ऑफकोर्स आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। ठीक है। ओके। और आप शुरू से भी स्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब आप में से व्यूअर्स में से ऐसे होंगे जो रिसेंटली पास आउट किए होंगे, डिप्लोमा या डिग्री पहले रिसेंटली पास आउट किए, जॉब ढूंढ रहे होंगे, तो उनके लिए एनडीटी बहुत अच्छा स्कोप है। इसमें वो लोग आगे बढ़ सकते हैं और अपना कैरियर डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मेल आईडी से या मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास भी सर बहुत सारे मैसेजेस आते हैं ऐसे कि भैया मुझे कोई ऐसा कांटेक्ट दे दो जिससे हम ऑयल एंड गैस फील्ड में एंट्री हो जाए। तो चलिए, एक कांटेक्ट तो आज आई एम श्योर कि मेरे पास हो गया, मैं आपको रेफर कर सकता हूँ। क्योंकि अभी क्या है सर कि मैं पहले फील्ड में काम करता था, बट अभी मेरा सिटिंग जॉब है, लाइक ऑफिशियल जॉब है, तो उतना कांटेक्ट हो नहीं पाता है मतलब फील्ड के लोगों से। तो गाइज, अगर अभी आप फील्ड में जॉब ढूंढ रहे हैं, फ्रेशर्स हैं या फिर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, और या फिर आप स्विच करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली सर को कांटेक्ट कीजिए, ही विल डेफिनेटली गाइड यू ऑल। सर, एक और छोटा सा सवाल जाते जाते, मैं अभी ऐसा लग रहा है कि हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर तो नहीं किए हैं, लेकिन फिर कभी और हम कनेक्ट करेंगे ऑब्वियसली। बट यस। जाते जाते एक और सवाल जो मेरे मन में रह गया है कि अगर आप आज से कुछ साल पहले जाएं हम्म। और अपने आप को आप, अगर आप ये श्योर करें कि अगर आप एनडीटी फील्ड में नहीं होते तो आप क्या कर रहे होते थे? ओके, देखिए, पैशन तो यही है कि अभी एनडीटी फील्ड में ना हो, तो मैंने सोचा ही नहीं है ये मेरा ओह माय पैशन है मतलब। बट गॉड। मैं एनडीटी फील्ड में नहीं होता तो एक मैथमेटिशियन होता, आप ऐसे बोल सकते हैं। ओके। मैथ्स मुझे पहले से ही बहुत पसंद है, मैथ्स का फॉर्मूलाज है या फिर मैथ्स के प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना। ठीक है, इवन ये मुझे बहुत ही हेल्पफुल हुआ है एनडीटी में भी। एनडीटी में कुछ मेथड से एडवांस एनडीटी की, जिसमें कैलकुलेशंस वगैरह भी आते हैं, तो एग्जाम्स में ये कैलकुलेशन आते हैं। इवन ऑन द जॉब भी आपको ये करना पड़ता है, ऐसे कैलकुलेशन करके पूरा एक स्कैन प्लान बनाना पड़ता है, जो एक्चुअल में ऑन द जॉब वो लोग टेस्ट परफॉर्म करते हैं उससे पहले। तो ये सब मुझे बहुत काम में आया है। तो ऑफ कोर्स मैं यही होता पहले, मैथमेटिशियन या फिर मैथ्स के कोई रिलेटेड फील्ड में मैं काम करता होता। कुल मिला के टीचिंग फील्ड में ही होते, लोगों को गाइड ही कर रहे होते, लोगों का भला ही होता। ऐसे मतलब आप बोल सकते हैं मैं टीचिंग फील्ड में हूँ, बट मेरा मोस्ट ऑफ एक्सपीरियंस है वो ऑन द जॉब है, पहले से ओके। आप स्टार्टिंग से आप तो ठीक है। बट ये टीचिंग फील्ड मैंने, बोलते हैं ना कि 5 बजे से बाद आप बोल सकते हैं, शाम को 5 बजे बाद मैंने ये ओके। कंटेंट क्रिएट किया है, मोस्ट ऑफ कंटेंट है वो। तो बट ये पूरा सर बहुत डिफिकल्ट है, मतलब जॉब करते हुए और टाइम मैनेज करके और फिर अलग से लोगों को सिखाना बताना, ये थोड़ा बहुत यस मतलब मुश्किल चीज है, मैं मैनेज नहीं कर पाता हूँ, मैं डेफिनेटली सही बोल रहा हूँ। यस यस, बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि कई बार आप थके हारे हुए आते हैं, शाम को आते हैं, और बाद में आपको मतलब पूरा प्लान बना हुआ होता है कि आज शाम को जी। यही वीडियो ये बनाना है, शूट करना है, क्योंकि हाँ। वीडियो क्रिएट करने में बहुत टाइम लगता है। पहले जी। स्क्रिप्ट पूरा बनाना पड़ता है, पीपीटी जी। है या वर्ड फाइल है, उसके बाद उसको शूट करो, उसका एडिटिंग करो, अपलोड करो। तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, और व्यूअर्स को भी अच्छा लगना चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई कुछ भी आप डाल के रखो तो मतलब नहीं है। जो हमारा, आपका और हमारा दोनों का ये ना नीच कंटेंट है, मतलब ये जी। जो ऑडियंस, सॉरी, नीच ऑडियंस है, बहुत ही नीच हम्म। ऑडियंस बोला जाता है। हम्म। तो मतलब सबके लिए नहीं है ये। ये सबके लिए ये एंटरटेनमेंट नहीं है। एंटरटेनमेंट नहीं है, करेक्ट। क्योंकि ये यूट्यूब पे लोग मोस्ट ऑफ आते हैं वो एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, बट मैं बहुत सारा ऐसा कमेंट भी सुनता हूँ कि सर आपका चैनल तो बहुत अच्छा है, बट आपके व्यूज बहुत कम रहते हैं। तो मैं यही जवाब देता हूँ कि यार ये कोई डांस वगैरह तो नहीं हम लोग करते हैं यहाँ पे दिखाते हैं, अभी क्या ये ही करें। अब ये हमारा जोन जो है ना, एक तो इंजीनियरिंग फील्ड है,
इंजीनियरिंग में भी एक अलग ही फील्ड है, मैकेनिकल में भी एक अलग फील्ड है, ऑयल एंड गैस। तो इस तरीके से बहुत ही नैरो हो जाता है। तो और फिर गिने चुने लोग ही हैं इस फील्ड में, तो ऑब्वियसली मतलब थोड़ा बहुत तो व्यूज, हम लोग व्यूज पे जाते भी नहीं है, व्यूज को कंपेयर भी नहीं करते, क्योंकि हमारा जो पैशन है वो ही अलग है कि चलो जो हम जानते हैं वो हमें शेयर करना है, और उससे लोगों का भी भला होता है। यस, तो तो इसी तरह से ये अभी कर रहे हैं। फ्यूचर में भी ऐसा प्लान है कि इसमें जो एडवांस एनडीटी के मेथड्स है वो भी ऐड करने वाले हैं हम। ओके। एडवांस एनडीटी जैसे फेज एरे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग है, हम्म। वो बहुत ही एडवांस टेक्निक है एनडीटी के फील्ड में। उसके मशीन्स भी अराउंड 40-45 लाख रुपए के तो मशीन आते हैं उसके। तो ओके। उसका भी हमारा प्लान है। और इवन इसका एक बैच भी, हम ट्रेनिंग बैच भी यहाँ पे कंडक्ट करने वाले हैं हमारे इंस्टीट्यूट पे। तो नेक्स्ट 19 से हम वो बैच भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप में से भी कोई आपके व्यूअर्स भी करना चाहे, बट या इसके लिए एनडीटी लेवल 2 मिनिमम अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में होना चाहिए, ये भी प्री रिक्वायरमेंट है। तो ये भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। बाद में कई सारे आपके जैसे ही कंटेंट क्रिएटर से भी वो लोग मतलब इंटरेक्शन करते हैं, जिससे क्या है कि आपके व्यूअर्स और हमारे व्यूअर्स है वो भी एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर सके। और आगे वैसे ही कोई और भी अपॉर्चुनिटी मिलती है आपके साइड से भी, ठीक है, तो भी आगे वो करेंगे साथ में। जी बिल्कुल। तो आई बिलीव हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक को कवर किया है एनडीटी और इंस्पेक्शन फील्ड से रिलेटेड। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और आप पर्सनली सर को भी डीएम कर सकते हैं। मैं इनका नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, ईमेल आईडी प्रोवाइड कर दूंगा, और जैसा कि हमने पहले भी बात किया कि आप लिंक्डइन पे भी इनको आप कनेक्ट हो सकते हो, और वहां भी आप इनसे बातचीत कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। तो सर आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका टाइम जो था वो बेनिफिशियल था अभी हमारे ऑडियंस के लिए भी। और आई होप, अभी मैंने जैसा कि पहले ही बताया कि सारा टॉपिक तो हमने कवर नहीं किया, बट फिर भी ऑलमोस्ट टॉपिक कवर किए हैं, और आई बिलीव फ्यूचर में और भी बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग फिर से एक बार कवर करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू सो मच, आपके टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू।